हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। सो फिजिक्स के बाद आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है। सो आई थॉट व्हाई टू नॉट मेक अ वन शॉट वीडियो। सो मैंने फिजिकल एजुकेशन पे अभी रिसेंटली भी एक वीडियो बनाई थी 40 मिनट्स की, बट दैट इज ओनली फॉर द रिविजन। तो एक बार इसको अच्छे से डिटेल में कर लेते हैं। सो द वीडियो विल बी ऑफ 1.5 आवर्स। 1.5 आवर्स में पूरा फिजिकल एजुकेशन कवर करेंगे, तो फिजिक्स के एग्जाम के बाद ये वीडियो जरूर देख लेना। फाइन, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है दैट इज अबाउट द फिक्सचर्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। फिक्सचर क्या होता है? फिक्सचर होता है जब आप टीम्स को ना ऐसे अरेंज करते हो, ऐसे 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 पैटर्न में आप उसको अरेंज करते हो। ठीक है, सो अगर आपको नंबर ऑफ टीम्स दिए हैं तो नंबर ऑफ टीम्स को आप लिखोगे एन, नंबर ऑफ टीम्स विल बी एन। ठीक है, उसके बाद आपने नंबर ऑफ मैचेस निकालना है, दैट विल बी n माइनस वन। आपको ये फॉर्मूलाज याद करना है, नंबर ऑफ मैचेस विल बी n माइनस वन। देन जो टीम्स अपर हाफ में होंगी दैट विल बी n प्लस टू, सॉरी n प्लस वन अपॉन में टू। एंड जो टीम्स लोअर हाफ में होंगी दैट विल बी n माइनस वन अपॉन में टू। ठीक है, फिर हम निकालते हैं 22। ठीक है, 22 का फॉर्मूला होता है पावर ऑफ टू माइनस नंबर ऑफ टीम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टू की पावर की अगर हम बात करें तो टू की पावर टू है, तो यानी कि दैट इज फोर। फाइन, अगर टू की पावर थ्री है दैट विल बी एट। ठीक है, टू की पावर फोर है दैट विल बी 16। तो अगर जैसे कि आपकी जो नंबर ऑफ टीम्स दैट इज 15, तो उससे बड़ी टू की पावर कौन सी है? दैट इज 16। तो 16 माइनस 15, तो 22 कितने हो जाएंगे? 1। ठीक है, भी देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे नंबर ऑफ राउंड्स के होंगे जो अपने टू की पावर ली, दैट इज नंबर ऑफ राउंड्स। नंबर ऑफ बाइस अपर हाफ में होंगे, नंबर ऑफ बाइस माइनस वन अपॉन टू। एंड नंबर ऑफ बाइस लोअर हाफ में होंगे, नंबर ऑफ बाइस प्लस वन अपॉन में टू। जैसे कि हमने लिया 11 टीम्स, 11 टीम्स थी। नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकले? n माइनस वन, यानी कि 11 माइनस वन दैट विल बी 10। अपर हाफ में कितने थे? 11 प्लस वन अपॉन टू, यानी कि 12 अपॉन टू दैट इज 6। ठीक है, लोअर हाफ में कैसे निकले? दैट इज n माइनस वन अपॉन टू, तो 11 माइनस वन 10, 10 अपॉन टू इज 5। ठीक है, नंबर ऑफ बाइस की बात करें तो 11 टीम थी, 11। टू की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 11 से ज्यादा? दैट इज 16, टू की पावर 4। ठीक है, तो 16 माइनस 11 दैट इज 5, जो आ गया नंबर ऑफ बाइस। अब हमने 2 की पावर 4 ली थी, तो दैट 4 विल बी नंबर ऑफ राउंड्स, दैट 4 विल बी द नंबर ऑफ राउंड्स। उसके बाद जो अपर हाफ में बाइस होंगे दैट विल बी, टोटल बाइस कितने हमारे? 5। तो अपर हाफ में कितने होंगे? 5 माइनस वन अपॉन टू, दैट विल बी द 2। एंड लोअर हाफ में कितने होंगे? 5 प्लस वन अपॉन में टू, दैट विल बी, लोअर हाफ में कितने होंगे? 3। तो इतना याद रखना है कि अगर आप टीम्स निकाल रहे हो तो दैट विल बी n प्लस वन अपॉन में टू अपर हाफ की, लेकिन अगर आप बाइस निकाल रहे हो दैट विल बी n बी माइनस वन अपॉन में टू। तो ये फॉर्मूलाज अच्छे से एक बार याद कर लेना। ठीक है, हमने कितनी टीम्स ली थी? हमने ली थी 11 टीम्स। ओके, तो ये एक और है फिक्सचर नंबर 2, ये 21 टीम्स का है। तो सबसे पहले आपने 21 टीम्स ली। ठीक है, आपने क्या कर लिया? अपने राउंड्स निकाल लिए। कितने मैचेस होंगे इसमें? 20 मैचेस होंगे। फाइन, उसके बाद देखो आपने 21 लिया, तो 20 हाफ में अपर हाफ में कितने होंगे? दैट इज 21 प्लस वन अपॉन टू, दैट विल बी 11। तो 11 के बाद आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, जिसके ऊपर की टीम्स आप अपर हाफ बोलोगे और उसके नीचे की टीम्स को आप लोअर हाफ बोलो। फाइन, उसके बाद अगर हम बात करें तो 22 कितने होंगे इसमें? 22 होंगे 32 माइनस 21। कितने 22 होंगे इसमें? सो हमने 22 निकालना है। 22 हम लेंगे 2 की पावर 5, जो कितनी होती है? 32। तो 32 माइनस नंबर ऑफ टीम्स दैट इज 21, कितना आएगा आपका आंसर? दैट विल बी 11। तो 11 बाइज आपने अब कैसे अरेंज करने, देखो जो सबसे पहला बाय है, बाय क्या होता है? बाय होता है, बाय एक स्पेशल एडवांटेज है जो टीम को दिया जाता है जिससे कि वो फर्स्ट राउंड ना खेल कर सीधा सेकेंड राउंड खेलती है। ठीक है, दैट इज अ बाय। बाय और सीडलिंग में डिफरेंस होता है। सीडलिंग एक होती है बाय, एक होता है सीडलिंग, एक होती है स्पेशल सीडलिंग। फाइन, मेन जो मोटिव है यही होता है कि सीडलिंग में क्या होता है कि आप सीधा सेमीफाइनल में खेलते हो। ठीक है, एंड इन द बाय आप फर्स्ट राउंड में ना। हाँ, तो स्पेशल सीडलिंग में क्या होता है, जो टीम्स है वो सीधा कहाँ खेलते हैं? सेमीफाइनल्स में खेलती हैं। ठीक है, ये होता है डिफरेंस बिटवीन द बाय सीडलिंग। ठीक है जी, सो या आपने बाय अब कैसे अलॉट करने हैं? देखो सबसे पहला बाय जो दिया जाएगा दैट विल बी दिया जाएगा किसको? लोअर हाफ की लास्ट टीम को दिया जाएगा बाय वन। क्या दिया जाएगा? बाय वन। सेकेंड बाय दिया जाएगा फर्स्ट टीम ऑफ द अपर हाफ, तो सबसे पहले सबसे लास्ट टीम को, फिर सबसे पहली वाली टीम को, बी टू को। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड बाय वो किसको दिया जाएगा? दैट इज लोअर हाफ की पहली टीम को। और फोर्थ बाय दिया जाएगा अपर हाफ की लोअर टीम को। तो दोबारा देखो, लोअर हाफ की जो लास्ट टीम है उसको फर्स्ट बाय, अपर हाफ की पहली टीम को ये रहा सेकेंड बाय। ठीक है,
उसके बाद आपने लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को देना है थर्ड बाय और अपर हाफ की लास्ट टीम को देना है आपने फोर्थ बाय। इसका करने के बाद यही पैटर्न बार बार रिपीट होगा, फिर बाय 5, बाय 6, बाय 7, बाय, जब तक आपके बायस खत्म नहीं होते आप ऐसे उसको अलॉट करते रहोगे। फाइन। अब हम स्टार्ट करते हैं मैचेस को बनाना। तो सबसे पहले अगर हम देखें, सो देखो ये जो हमारा B2 सॉरी हाँ, जो हमारी फर्स्ट और सेकंड टीम है जिसके पास बाइज है, ये फर्स्ट राउंड में नहीं खेलेगी तो सीधा सेकंड राउंड में खेलेगी, ठीक है। लेकिन हाँ देखो, सबसे पहले जो हमारी फोर्थ एंड फिफ्थ टीम खेलेगी, सिक्स और सेवन टीम खेलेगी, एट और नाइन टीम खेलेगी, फिर 15 तो 16 टीम खेलेगी, 17 और 18 टीम खेलेगी, ठीक है। इसके बाद जो विनर होगा, जैसे समझो जो फर्स्ट और सेकंड है, सीधा सेकंड राउंड में खेलेगी, ठीक है, सीधा सेकंड राउंड में खेलेगी। उसके बाद जो फोर्थ या फिफ्थ टीम में से एक विनर होगा, जैसे समझ लो फिफ्थ इसमें विनर है, ठीक है, सिक्स और सेवन में सिक्स विनर है, एट्थ और नाइन्थ में नाइन्थ विनर है, ठीक है। उसके अलावा 15th और 16 में 15th विनर है, 17th और 18th में आपका 17 विनर है, और 20 और बाकी का, ठीक है। फिर जो विनर होंगे उनका आपस में मैच कराया जाएगा, ठीक है। जैसे देखो विनर्स का आपस में क्या कराया जा रहा है, मैच कराया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ऐसे करते करते क्या होंगे, मैच होंगे दो दो टीम्स के, एंड द एंड ऑफ द डे एक टीम आपकी क्या करेगी, विन कर जाएगी। फिक्सचर जो आपको एग्जाम में ड्रॉ करना आएगा ही आएगा, बट आपने लास्ट में क्या गिन लेना है कि आपके 20 मैचेस हुए हैं नहीं हुए। देखो अगर हम गिने, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यस 20 राउंड्स हमारे, सॉरी 20 मैचेस हमारे पूरे हो चुके हैं। फाइन। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ बेसिक फिक्सचर। अगर इसमें डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स वेंट अहेड। अब आगे हमारा आता है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें हमारी आती है कमेटीज। ये कमेटीज का क्वेश्चन ना लास्ट ईयर भी MCQs या 2-3 नंबर में आया था, और इस साल भी एग्जाम में आएगा, ठीक है। कमेटीज का फंक्शन क्या होता है, कमेटीज का फंक्शन होता है आपका कुछ ना कुछ काम करना, ठीक है। डेफिनेटली आपके कॉलेज में कमेटीज होंगी, आपके स्कूल्स में कमेटीज होंगी। द मेन पर्पज ऑफ द कमेटीज इज द ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन से, ऑफ अ इवेंट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मैच या कोई टूर्नामेंट होने वाला है, तो टूर्नामेंट अगर फॉर एग्जाम्पल अभी आईपीएल का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो आईपीएल अगर शुरू होता है, लेकिन उसकी जो प्रेपरेशन है वो पिछले 1 साल या पिछले 6 महीने से वो स्टार्ट हो जाती है। सो देयर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि जो है उस इवेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 3 तरीके के इवेंट्स में हम डिवाइड करते हैं। पहली कुछ ऐसी कमेटीज है जो इवेंट से पहले की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगी, ठीक है। फिर कुछ कमेटीज होती है जो इवेंट के दौरान ऑर्गेनाइज करेगी, यानी कि जब इवेंट ऑन गोइंग है, ठीक है। एंड जो हमारी लास्ट होती है, लास्ट कमेटी जो होती है, जो इवेंट खत्म होने के बाद जो है अपना काम करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ ट्रिप पे गए हो, ठीक है, तो पहले कोई कोई मेंबर्स होंगे जो पहले बुकिंग कराएंगे, वो तैयारी कर रहे हैं, दैट इज अ प्रेपरेशन, ठीक है। फाइन। उसके बाद कुछ होंगे टीचर्स या कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपका पूरी ट्रिप के दौरान आपका ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपकी पोस्ट है, यानी कि जब ट्रिप खत्म हो गई तो अगर कुछ रिफंड है या फिर कुछ गिफ्ट्स है आपके लिए, तो वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दैट इज अ डेफिनेटली काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल। सबसे पहले देखो 3 तरह की कमेटी होती है। प्री कमेटी की बात करूँ, प्री का नाम से समझ आ रहा है, प्री मतलब पहले, यानी कि, और कमेटी वो कमेटी जिसका काम क्या है, टूर्नामेंट से पहले का काम देखना। जो उस दौरान का टाइम देखेगी, मतलब उस दौरान कुछ देखेगी, वो होता है हमारा ड्यूरिंग, ठीक है। और जो बाद में देखेगी, दैट विल बी आर पोस्ट, दैट विल बी आर पोस्ट। फाइन। सबसे पहले अगर हम बात करें प्री कमेटीज में हमारी आती है कम से कम 1 2 3 4 5 कमेटीज आती है। इसको आप ऑफ पीटीएम के नाम से आप याद रख सकते हो। कैसे? ऑफ एक सेकेंड, या ऑफ पीटीएम, ठीक है। यानी कि आप ऐसे लग सकते हो कि आज स्कूल ऑफ है क्योंकि पीटीएम थी, ऑफ पीटीएम। सबसे पहले हमारी बात आती है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से अगर हम स्टार्ट करें, ये वो कमेटी है जो चीजों को ऑर्गेनाइज करती है ना। ये क्या करेगी, दूसरी कमेटीज को इंस्ट्रक्ट करेगी कि भाई टूर्नामेंट आ रहा है, ठीक है, काम शुरू कर दो, और किस किस को क्या काम करना है ये मैं असाइन करूंगा। तो वो बाकी कमेटीज को काम कौन असाइन करेगा, आपकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, ठीक है। ये वो कमेटी है जो रिस्पॉन्सिबल है टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए और उसकी स्मूथ रनिंग के लिए, और ये बाकी कमेटीज को बताती है कि भाई तूने ये करना है, तूने ये करना है, तूने ये देखना है, तूने ये देखना है। फाइन, दैट इज अ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी।
फिर हमारी आती है फाइनेंस कमेटी। नाम से पता लग रहा है फाइनेंस का मतलब होता है बजट। तो ये कमेटी बजट देखेगी, कितना हमारे पास बजट है, कितने हमारे पास खर्चा लग रहा है, कितना हमें स्पॉन्सरशिप से मिलेगा, सारा जितने भी बजट्स होंगे वो फाइनेंस कमेटी उस पूरी रिपोर्ट रखेगी कि आगे मतलब अगर होता है ना कि कोई अगर एक कॉपी पेन में लिखता रहता है कि इतना इतना खर्चा हुआ, ताकि बाद में अगर कोई हिसाब मांगे तो यू हैव दैट प्रूफ कि हाँ ये ले इतना खर्चा हुआ, इतना यहाँ लगा, इतना यहाँ पे बच गया। सो वो पूरा एक्सपेंडिचर जितना भी होगा, एक्सपेंसेस जितने भी होंगे, दैट विल बी आपका ऑर्गेनाइज्ड बाय योर फाइनेंस कमेटी। फाइन। आगे चले पब्लिसिटी कमेटी। पब्लिसिटी का मतलब क्या, आईपीएल से 2 3 2.5 महीने पहले ही हर टीवी पे, हर इंस्टा पे सिर्फ एड्स आनी शुरू हो जाती है कि दिस टूर्नामेंट इज स्टार्टिंग। ठीक है, दैट इज अ रोल ऑफ द पब्लिसिटी कमेटी। ये पब्लिकली अनाउंस करेगी कि भाई इवेंट अब शुरू होने वाला है, काउंटडाउन स्टार्ट कर देगी कि 5 दिन बच गए, 4 दिन बच गए, 5 दिन, इतने इतने घंटे बच गए। तो पब्लिसिटी कमेटी का सिंपल मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन फैलाएगी कि कौन सी टीम्स खेल रही हैं, कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं, कहाँ पे मैचेस होंगे, पहले किसके मैचेस होंगे, बाद में किसके मैचेस होंगे। ठीक है, उसके बाद स्पॉन्सरशिप कौन, स्पॉन्सर कौन कौन कर रहा है चीज़ों को। ठीक है, ये सब कौन करेगा, आपका पब्लिसिटी कमेटी। और ये किसके थ्रू करती है, टीवी, पोस्टर्स, आपका रेडियो, न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया, इन सब के जो है अकॉर्डिंगली ये अपना पब्लिसिटी कमेटी अपना रोल प्ले करेगी। नेक्स्ट हमारा आता था टेक्निकल कमेटी। अब टेक्निकल कमेटी का मतलब क्या होता है, टेक्निकल मतलब टेक से रिलेटेड काम देखना। तो टेक्निकल कमेटी जो है टेक्निकल कंडक्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा, माइक प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सब आपकी टेक्निकल कमेटी देखती है। और यही टेक्निकल कमेटी जो है सिलेक्ट करती है कि कौन रेफरी बनेगा, कौन जज बनेगा, कौन एम्पायर बनेगा, कौन टाइम कीपर बनेगा, कौन थर्ड एम्पायर बनेगा। ये सब कौन देखता है, आपका टेक्निकल कमेटी। ठीक है, एंड द लास्ट यू हैव द मार्केटिंग कमेटी। मार्केटिंग नाम से तो लग रहा है मार्केट। मार्केट मतलब ये चीज़ों को खरीदेगी, बैट खरीदेगी, बॉल्स खरीदेगी, हेलमेट। ठीक है, ये सब आपका कौन खरीदेगा, मार्केटिंग कमेटी। ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स को परचेज करेगी और इसकी क्वालिटी इंश्योर करेगी कि ये जो इक्विपमेंट्स है ये सही है या नहीं है। ठीक है, दैट विल बी कौन करेगा, मार्केटिंग कमेटी। सो आपने देखी प्री कमेटीज में, ऑफ पीटीएम में 5 कमेटीज आती है। ओ से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, एफ से फाइनेंस कमेटी, पी से पब्लिसिटी कमेटी, टी से टेक्निकल कमेटी एंड एम से द मार्केटिंग कमेटी। सो अगर आपके एग्जाम में आता है कि किसी 2 कमेटी का नाम लिखो जो कि प्री वर्क कर रही है टूर्नामेंट से पहले, तो आप 5 में से किसी का भी 2 नाम लिख सकते हो। फाइन। आगे अगर हम बढ़े, आगे बढ़ते आगे हम देखते हैं ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मतलब अभी काम चल रहा है, मतलब टूर्नामेंट इज ऑन गोइंग। ठीक है, जैसे कि कोई स्कूल में 5 दिन का टूर्नामेंट है, तो ये जो कमेटी थी ये तो टूर्नामेंट से पहले का काम कर रही है, लेकिन ये ड्यूरिंग वाले टूर्नामेंट के दौरान काम कर रही है। फाइन। इसमें सबसे पहले आती है आपकी रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन कमेटी नाम से पता लग रहा है, रिसेप्शन मतलब क्या करेगी, वेलकम करेगी। वेलकम करेगी क्या मतलब है, आपने कोई ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज किया कोई इवेंट को, वहां पे चीफ गेस्ट आने वाला है। ठीक है, एनी चीफ गेस्ट, कोई आईपीएस ऑफिसर आ रहा है, कोई भी आ रहा है, तो उसको वेलकम करने का जो भी आपका काम होगा, दैट विल बी डन बाय अ रिसेप्शन कमेटी। ठीक है, कौन करेगा, वो रिसेप्शन कमेटी। फाइन। फिर हमारे तो ट्रांसपोर्ट कमेटी। ट्रांसपोर्ट कमेटी का क्या मतलब है, ये वो कमेटी होती है जो एथलीट्स को, जो मतलब टूर्नामेंट में खेलने वाले हैं, उनको उनकी अकोमोडेशन साइट से लेकर स्टेडियम तक छोड़ कर आएगी, फिर स्टेडियम से ट्रेनिंग सेंटर छोड़ के आएगी। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है बेसिकली। ठीक है, फिर हमारा था ब्रॉडिंग एंड द लॉजिंग कमेटी। देखो ब्रॉडिंग एंड लॉजिंग कमेटी समझाई। लॉजिंग एंड ब्रॉडिंग हम कहते हैं ना कि हम बोर्ड करने वाले हैं प्लेन में, तो इट सिंपली मीन्स कि फॉर एग्जांपल हमने, कोई प्लेयर है, ठीक है, वो कहीं पर रह रहा है, ठीक है, एक्स वाई जी कंट्री में रह रहा है, उसको उस कंट्री से दूसरी कंट्री में लाना है टूर्नामेंट के लिए। तो आपको उसका अकोमोडेशन, उसका होटल, उसका एरोप्लेन, हर सब चीज़ का खर्चा जो भी होगा, उसका खाना, खाने पीने का ध्यान, सब कौन रखेगा, ब्रॉडिंग एंड लॉजिंग कमेटी। वो उसकी नेसेसरी अरेंजमेंट बिठाएगी, अकोमोडेशन करेगी, उसको खाना सर्व करेगी, और उसका पूरी तरीके से उसकी अकोमोडेशन का कौन ध्यान रखेगा, ब्रॉडिंग एंड द लॉजिंग कमेटी। ठीक है, समटाइम्स होता है ना, आपको कहते हैं आप सिर्फ आ जाओ, सारे अरेंजमेंट्स हम कर लेंगे, आपके प्लेन की टिकट हम करा लेंगे, आपका होटल बुक हम करा लेंगे। तो वो कौन सी कमेटी कराती है, वो ब्रॉडिंग एंड लॉजिंग कमेटी करवाती है। फाइन। उसके बाद अगर हम आगे चलें, आगे हमारा आता था मेडिकल कमेटी। मेडिकल कमेटी नाम से ही पता लग रहा है कि कोई चोट लग गई, कोई इंजर्ड हो गया, तो वहां पर जो कमेटी जो असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी, यानी कि जो ध्यान रखेगी, दैट विल बी द
मेडिकल कमेटी, दैट विल बी द मेडिकल कमेटी, है ना। प्लेयर को खेलते टाइम चोट लग गई, उसकी कोई नी इंजर हो गया, उसका कोई टेंडन ट्विस्ट हो गया, लिगामेंट कुछ टीयर हो गया, तो उस टाइम पे उसको इमीडिएट कौन ध्यान देगा, दैट इज द मेडिकल कमेटी। देन दिस अवार्ड एंड सेरेमोनियल कमेटी, जो सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, ट्रॉफीज, इन सब का ध्यान रखेगा, ठीक है। डेकोरेशन का खर्चा, सब कुछ ये क्या करेगा, अवार्ड्स एंड सेरेमोनियल कमेटी। एंड द लास्ट वी हैव द रिफ्रेशमेंट कमेटी। रिफ्रेशमेंट कमेटी में जो रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करेगा पार्टिसिपेंट्स को, है ना। कभी कभी आप कहीं पे टूर्नामेंट के लिए जाते हो, किसी भी कंपटीशन में जाते हो, सो देयर आर ऑलवेज सम ऑर्गेनाइजेशन या कुछ कमिटीज जो आपको हमेशा रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ कमेटी, ठीक है, फाइन। सो नेक्स्ट हमारा आता है पोस्ट। पोस्ट में हमारे साथ दो ही कमेटीज हैं। अब देखो पोस्ट का मतलब क्या है कि टूर्नामेंट इज डन, टूर्नामेंट हो चुका है। नाउ नाउ देयर विल बी ओनली द टू कमेटीज जो कि ये काम करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है ट्रांसपोर्ट कमेटी। ट्रांसपोर्ट कमेटी का मतलब क्या है कि पहले वो आपके प्लेयर्स को होटल से कहाँ लेकर आई थी, स्टेडियम में, अब वापस स्टेडियम से उनको उनके होटल छोड़कर आएंगी या फिर एयरपोर्ट छोड़ के आएंगी। दैट विल बी ट्रांसपोर्ट कमेटी। टूर्नामेंट के एंड में क्या करना, उनको ट्रांसपोर्ट छोड़ के आना। एंड लास्ट, अब जैसे कोई इवेंट हो चुका है, तो इवेंट में कौन जीता, कौन हारा, मैन ऑफ द मैच कौन बना, ठीक है, कितनी टीम से कितनी बार हारा, कौन किसके साथ ज़्यादातर मैचेस किसके ज़्यादा हुए, किसके मैच टाई हुए, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको स्टोर करके भी रखना पड़ता है, ठीक है। तो वो स्टोरेज का काम कौन करेगी, एक ऐसी कमेटी जो कि ये सारा रिकॉर्ड बना के रखेगी और उसका रेलिवेंट डेटा बना के रखेगी, ठीक है, जिसमें कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग द प्लेयर्स, ठीक है, कि देयर टोटल इतने प्लेयर्स थे, इतने में से ये इंजर्ड हो गया, इसकी जगह एक्स्ट्रा इसको लाया गया। सारे के सारे जितने भी आपके जितनी भी वहाँ पे टूर्नामेंट में चीज़ें हुई हैं उनका एक रिकॉर्ड बनाना, ये होता है हमारा एक ऐसी कमेटी का जो कि ट्रांसपोर्ट, जो कि डेटा को क्या करती है, स्टोर करती है। फाइन, यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी आती है कुछ ऐसी डेफिनेशन, कुछ टर्म। सबसे पहले हमारा टर्म्स आता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आप कहीं घूमने की सोच रही हो, प्लानिंग की आप कहीं जाओगे, तो सबसे पहले जब आप सोचते हो कि आज मैं घूमने जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि कहाँ जा सकते हैं, दिस इज द मेन थिंग। देखो मैं बताती हूँ, जब भी आप कहीं घूमने का प्लान कर रहे हो, है ना, आपको मन कर रहा है कि बहुत दिनों से अपने दोस्तों से नहीं मिला, लेट्स हैंग आउट और लेट्स गो आउट समवे, सॉरी हैंग आउट गलत हो गया, या लेट्स गो समवे। सो सबसे पहले आपके दिमाग में जितने भी सवाल आते हैं, सबसे पहले आपका सवाल आता है पहला कि जाएं कब, है ना, बिकॉज एवरीवन इज बिजी। तो आप पहले वो एक दिन डिसाइड करते हो जब सबकी छुट्टी हो, वेदर इट्स संडे और सैटरडे, और कोई ऐसा ओकेजन जब सबकी छुट्टी हो, तो आप पहले ये डिसाइड करोगे कि छुट्टी सब कब की है, सब एग्री कब होंगे जाने के लिए। सेकंड, आप देखोगे कि जाएंगे कितने बजे, इट शुड बी अ डे पार्टी और नाइट पार्टी, कैसे आपने कब जाना है, टाइमिंग यू विल डिसाइड। उसके बाद आप क्या करोगे, आप जगह डिसाइड करोगे कि अच्छा यहाँ चल सकते हैं, यहाँ चल सकते हैं, ये घर के पास है। देन यू विल कन्विंस द अदर पर्सन कि अच्छा यहाँ चलते हैं, ठीक है। सो सिमिलरली प्लानिंग का मतलब होता है कि आप अपने थॉट्स को एक तो पहले एक साथ इकट्ठा कर रहे हो, फिर उसको क्या कर रहे हो, उसको आप तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हो। थॉट्स को आप पहले आपने सोचा कि हम जाएंगे, फिर आपने सोचा कि क्या कहाँ जा सकते हैं, कितने बजे जाएंगे, कब जाएंगे, ये आपने सोचा। फिर आपने उसको टुगेदर यानी कि एक साथ लेकर आए, और फिर आप काम करने लग गए अपने उस डिजायर्ड गोल जो आपने सोचा है घूमना, उसको अचीव करने के लिए आप जो काम करने लगे, जैसे कि कन्विंस करने लग गए पेरेंट्स को, दोस्तों को, दैट विल बी अ प्लानिंग। प्लानिंग, एग्जाम्स की प्लानिंग आप सोच सकते हो कि जैसे आपने सोचा परसों मेरा एग्जाम है, तो मैं कब पढूं, मैं कितने बजे पढूं, मैं कहाँ पढूं। सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ प्लानिंग। जब आप पहले चीज़ों को सोचते हो, फिर जो भी आपके थॉट्स होते हैं उसको आप ऑर्गेनाइज करते हो अपने दिमाग में, और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए, आप लगे रहते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा मीनिंग ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है, और ये आपके वन वर्ड में पूछी जा सकती है, ठीक है। आगे अगर हम बढ़े, आगे हमारी आती है डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्टार्टअप खोला एंड आपने ये सोचा कि मुझे लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, मुझे, अब आपने समझे एक रेस्टोरेंट खोला, एंड यू लाइक कि मुझे एक शेफ की ज़रूरत है और मुझे एक मैनेजर की ज़रूरत है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो शेफ की आपको ज़रूरत है, आप वही देखोगे ना कि कोई ऐसा इंसान हो जिसका शेफ में कोई पीछे से एक्सपीरियंस हो, जो पहले कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं होटल में, कहीं काम कर चुका हो,
ठीक है, आप फ्रेशर्स को नहीं उठाओगे पहली बात तो। सो स्टाफिंग का मतलब होता है कि जब आप एक जॉब के लिए लोगों को भर्ती करते हो, सो इट इज रिक्रूटमेंट ऑफ द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, इट इज नोन एज द स्टाफिंग। ठीक है, स्टाफिंग हमेशा से होती है कि सही इंसान के लिए सही नौकरी। ठीक है, दैट इज अ स्टाफिंग। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई केमिस्ट्री का टीचर चाहिए, लेकिन आप किस बंदे को उठा कर लाए, वो आर्ट्स पढ़ रहा है या वो आर्ट्स में उसने कुछ ग्रेजुएशन करी है, सो डेफिनेटली दैट इज नॉट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। वो जॉब कुछ और है, उस जॉब में उस पर्सन की जो है वो नहीं मैच कर पाएगा। सो स्टाफिंग इज द सिंपल मीनिंग दैट इज यू आर रिक्रूटमेंट ऑफ द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। फाइन। देन वी हैव द डायरेक्टिंग। व्हाट इज अ डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग हम देखते हैं डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर होता है ना फिल्म में। तो डायरेक्टर करता क्या है? सो डायरेक्टर जो है क्या करता है, सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन देता है अपने को वर्कर्स को, एक्टर्स को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि अच्छा एक सीन हमने करना है, तो ये इस सीन में ये होगा, इंस्ट्रक्शन देगा, फिर गाइडेंस देगा कि ऐसे ऐसे परफॉर्म करना है, फिर मोटिवेट करेगा उनको कि अब इस सीन में आपने जान डाल देनी है, आपने सीन परफॉर्म करना है अपने स्टाफ को, ताकि वो अपना काम एफिशिएंटली कर सके और जो सीन, जो गोल जो चाहिए वो एकदम से अचीव हो जाए। सो डायरेक्टिंग इज सिंपली मीन्स गिविंग गाइडेंस, मोटिवेशन एंड द इंस्ट्रक्शंस टू द स्टाफ जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, सो दैट हमारा जो गोल है वो इजीली क्या हो जाए, अचीव हो जाए, क्या हो जाए, अचीव हो जाए। देन देयर इज अ लास्ट मीनिंग, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग सिंपल मतलब होता है, कंट्रोलिंग में, कंट्रोलिंग मीन्स कि आप एक्टिविटीज को क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल कर रहे हो, तो कंट्रोल करने का मतलब कि आप उस पर नजर रख रहे हो, यू आर चेकिंग ऑन दैट थिंग, दैट इज अ मीनिंग ऑफ कंट्रोल। कंट्रोलिंग क्या होता है? आप अपनी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज अ बेसिक काइंड ऑफ डेफिनेशन, स्टाफिंग, प्लानिंग और डायरेक्टिंग। ठीक है, एंड कंट्रोलिंग। उसके अलावा फिक्सचर्स हमने थोड़ा बहुत देखा, एंड द कमिटीज जो हमने बहुत डिटेल में पढ़ी वो बहुत एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ किस से क्वेश्चन बन सकता है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बन सकता है आपका फिक्सचर से। आपको टीम्स दे देगा, आपको बोलेगा फिक्सचर ड्रॉ करो। सेकंड आपकी कमेटी से बन सकता है, एंड थर्ड इसमें से एक दो डेफिनेशन बन सकती है या फिर एमसीक्यूज बन सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट चैप्टर पे अगर हम चलें, नेक्स्ट चैप्टर विल बी द चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स। दिस इज द चैप्टर नंबर 2। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम इसमें ना 5 तरीके की कॉमन, कॉमन मतलब बहुत कॉमन है, पॉस्चर मतलब पॉस्चर से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब जिसमें आप खड़े नहीं हो पा रहे हो सीधा, या कुछ भी आपको दिक्कत है, डिफॉर्मिटीज मतलब कोई दिक्कत। इसमें ना कम से कम 5 तरीके की डिफॉर्मिटीज आती है। सबसे पहले आता है स्पाइनल कर्वेचर, जिसमें हम 3 टाइप्स पढ़ते हैं। फिर आता है नॉक नी, फिर आता है बो लेग्स, फिर आता है राउंड शोल्डर, एंड फिर आता है फ्लैट फुट। स्पाइनल कर्वेचर से अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले इसमें आता है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस क्या होता है? लॉर्डोसिस एक ऐसी पोस्चरल डिफॉर्मिटी है स्पाइन की, स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी की। ठीक है, जिसमें ये कब हो जाती है? जब आप बहुत ज्यादा क्या करते हो, बाहर उठाते हो, बहुत ज्यादा क्या करते हो, बाहर उठाते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या करते हो, बाहर उठाते हो, तो ये आपको कंडीशन हो सकती है जिसको हम बोलते हैं लॉर्डोसिस। क्या होती है? लॉर्डोसिस। जिसमें क्या होता है ना, आप लोग थोड़े से झुके झुके रहते हो। ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, थोड़े थोड़े झुके झुके रहते हो, दैट इज विल बी अ लॉर्डोसिस। ठीक है, अब स्पाइन कर्वेचर जो है, आपकी जो कर्वेचर है वो कहाँ पे इंक्रीज करती है? वो लंबर रीजन में इंक्रीज करती है। कहाँ इंक्रीज करती है? लंबर रीजन में आपकी इंक्रीज करती है इनवर्ड्स, दैट इज अ लॉर्डोसिस। ठीक है, अगर इसके कॉजेज की अगर हम बात करें तो ये होता क्यों है? देखो, इम्बैलेंस, अगर आप डाइट ले रहे हो, आपका इन्वायरमेंट इम्प्रॉपर है, आप थोड़े से मोटे हो, ओबीज हो, ठीक है, आपकी जो मसल्स है उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाई अच्छे से, या फिर आपको कोई डिजीज है जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में कुछ दिक्कत कर रही है, तो ये सारे कॉजेज इसमें हो सकते हैं। अब आप करेक्टिव कैसे करोगे? अब आपकी जो वो है वो झुकी हुई है, क्या? स्पाइनल कॉर्ड। तो आप क्या करोगे? फॉरवर्ड बेंडिंग करो, आगे की तरफ झुको। ठीक है, उसका रिवर्स करो, टो टचिंग करो, यानी कि आप अपने पैर को टच करने की कोशिश करो, और स्लो वॉकिंग करो। ठीक है, एंड एट द एंड आप डेफिनेटली आप पश्चिमोत्तान आसन करो, पश्चिमोत्तान, आप सिटअप्स करो। ठीक है, एंड लास्ट डेफिनेटली आप डॉक्टर्स के पास तो जा ही सकते हो। फिर हमारा आता है काइफोसिस। काइफोसिस में क्या होता है? काइफोसिस इज नोन एज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कूब निकलना।
ठीक है, जो कि मतलब कहते हैं ना बुजुर्ग लोगों की एक टाइम पे आता है उनकी कूप निकल जाती है। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, आपका बैकवर्ड पोस्टीरियर कर्व बन जाता है और आपका फॉर्मल कर्व में डिक्रीज आ जाता है। इसको हम बोलते हैं राउंड अपर बैक। क्या बोलते हैं? राउंड अपर बैक। डिप्रेशन ऑफ चेस्ट इज कॉमन इन काइफोसिस। ठीक है, काइफोसिस को अगर हम पढ़े, कॉजेस सेम कॉजेस है, माल न्यूट्रिशन, इलनेस, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ प्योर एयर, या फिर इनसफिशिएंट एक्सरसाइज। क्या हो रही है? इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, दैट विल बी आर काइफोसिस। फाइन। अगर हम इसके करेक्टिव मेजर्स की बात करें, करेक्टिव मेजर्स का मतलब कि हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा आएगा कि आप धनुरासन परफॉर्म करो। ठीक है, आप बेंड योर हेड बैकवर्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन। आप अपने सर को जो है बेंड करो स्टैंडिंग पोजीशन में। आप रिवर्स सिटअप करो, वहां पे आप सिटअप्स कर रहे थे, यहाँ पे आप रिवर्स सिटअप्स करो। आप लोग भुजंग आसन करो और आप लोग उष्ट्रासन करो। क्या करो? उष्ट्रासन। ठीक है, फाइन, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव दिस स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में क्या होता है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसकी ऐसे एक एस शेप बन जाती है। क्या बन जाती है? एस शेप। ठीक है, इसको हम स्कोलियोटिक कर्व्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपकी जो कर्व है वो कैसे हो जाती है? एस शेप की कर्व हो जाती है। इट इज वेरी वेरी पेनफुल काइंड ऑफ अ कंडीशन। ठीक है, हाँ। तो आगे अगर हम बढ़े, सेकंड हमारा आता है डिफॉर्मिटी, दैट इज द फ्लैट फुट। नाम से ही पता लग रहा है फ्लैट फुट का मतलब क्या? देखो, हमारा जो पैर है ना, वो हमेशा से ऐसा सीधा नहीं होता, उसमें एक तरीके की ऐसी आग होती है। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा कर्व होता है हमारा पैर। लेकिन जब हमारा पैर एकदम चपटा यानी कि एकदम सीधा हो जाए, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? फ्लैट फुट। क्या बोलते हैं? फ्लैट फुट। ठीक है, फ्लैट फुट एक ऐसी डिफॉर्मिटी जिसमें आपकी जो फुट है उसमें आर्क नहीं होती, वो पूरा का पूरा फ्लैट होता है, चपटा होता है। ठीक है, जिसमें आपको चलने में बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, यानी कि आपको चलने में, दौड़ने में, स्टैंड आई कैन से जंपिंग में, ठीक है, वॉकिंग में, रनिंग में, इन सब में आपको बहुत ज़्यादा क्या हो सकती है? दर्द हो सकती है, अगर आपका ये कंडीशन है। इसके कॉजेस क्या है? जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स यानी कि पेरेंट्स को दे तो जीन्स में थे। वीक मसल्स, ओवरवेट, आपका इम्प्रॉपर फुटवेयर। ठीक है, आप बहुत हैवी वेट कैरी कर रहे थे, या फिर जब बच्चे को बहुत ही जल्दी जबरदस्ती चलाने की कोशिश करी जाती है बचपन में ही। ठीक है, यानी कि जब बचपन में ऐसा होता है कि बच्चा अपने आप थोड़ा बहुत चलने की कोशिश करता है, लेकिन जब आप उसको फोर्स करते हो, सो दैट कैन लीड्स टू अ कंडीशन दैट इज अ फ्लैट फुट। फाइन। इसको आप करेक्ट कैसे कर सकते हो? आप जो है टोज पे जंपिंग करो, रोप स्किपिंग करो, आप टोज पे चलो। ठीक है, उसके बाद आप वज्रासन करो, योगा एक्सरसाइज करो। ठीक है, ये सब आप करेक्टिव मेजर्स यू कैन डू दिस। नेक्स्ट वी हैव द नॉक नी। नॉक नी नाम से नॉक मतलब खटखटाना किसी चीज को, और नीज मतलब घुटने। तो जब आपकी नीज आपस में क्या करें? एक दूसरे को टच करें या एक दूसरे को नॉक करें इन द नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन, उसको हम बोलते हैं द नॉक नी। इसमें क्या होता है, आपकी नीज में देखो, आपकी जो नीज है उसमें एक अच्छा खासा गैप है, लेकिन जब वो गैप बहुत ही कम हो जाए, आपकी नीज आपस में टकराने लग जाए, दैट विल बी अ कंडीशन नोन एज द नॉक नी। ठीक है, ऐसी डिफॉर्मिटीज में क्या होता है? बहुत दिक्कत होती है चलने में। इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? अगर आपको कैल्शियम या फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी है, ठीक है, आपको रिकेट्स है, ओबेसिटी है, आपकी मसल्स बहुत वीक हैं, आपके लिगामेंट्स बहुत वीक हैं, आप इम्प्रॉपर शूज वेयर कर रहे हो, या फिर आप हैवी वेट कैरी कर रहे हो बचपन से, तो ये हो सकता है। करेक्टिव मेजर्स में आप क्या करोगे? अपनी नीज के बीच में पिलो रख के यू कैन स्टैंड, पद्मासन, गोमुखासन, हॉर्स राइडिंग, ठीक है, वॉकिंग कैलिपर, एंड यू कैन यूज द सप्लीमेंट्स यूज बाय द गिवन बाय द डॉक्टर। नेक्स्ट हमारा आता है बोलेक्स। बोलेक्स में इट इज ऑपोजिट टू नॉकनी। ठीक है, इट इज ऑपोजिट टू नॉकनी। नॉकनी में क्या था? आपके घुटनों के बीच में बहुत कम गैप है, यानी कि आपस में नॉक कर रहे हैं, लेकिन जब ये गैप उल्टा हो जाए, यानी कि गैप बहुत ज्यादा हो जाए, दैट विल बी अ कंडीशन नोन एज दी बोलेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? बोलेक्स। ठीक है, यानी कि आपका जो कंडीशन है, आपकी जो मतलब घुटने हैं, वो बहुत ज्यादा आपस में क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा आपस में अलग है, दैट विल बी कंडीशन नोन एज दी बोलेक्स। क्या उसको बोलेंगे? बोलेक्स। इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? सेम डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस, वीकनेस ऑफ बोन एंड मसल्स, लॉन्ग टाइम क्रॉस लेग सिटिंग, उसके बाद ओबेसिटी। ठीक है, ये सब इसमें होता है। करेक्टिव मेजर्स की अगर हम बात करें, तो आप यूज ऑफ वॉकिंग कैलिपर, आप मसाज थेरेपी यूज कर सकते हैं, आप योगा, गरुड़ासन, अर्धमध्य सेंधासन, ठीक है, दिस कैन बी यूज्ड। लास्ट वी हैव द राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर का मतलब क्या है? राउंड शोल्डर में क्या होता है? आपके जो शोल्डर्स है वो आगे झुके हुए हैं, आपके जो शोल्डर्स है वो आगे झुके हुए हैं, इसको हम बोलते हैं राउंड शोल्डर।
ठीक है। इसका कॉजेस क्या है? इसका कॉज है हेरिडिटी या फिर सिटिंग, स्टैंडिंग इन बेंड पोजीशन। करेक्टिव मेनर्स क्या है? भुजंगासन, धनुरासन, चक्रासन। ठीक है। उसके बाद आप चेयर पे सिट करके अपने हाथों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करो, या फिर आप हॉरिजॉन्टल बार को होल्ड करो, या फिर आप क्या करो, हॉरिजॉन्टल बार को होल्ड करो। फाइन। अब हम चलते हैं आगे। या आगे अगर हम बढ़े तो ये सब देखने के बाद नेक्स्ट टॉपिक वी हैव दैट इज द विमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। फाइन, लेट्स वेंट फॉरवर्ड। हाँ, इसके कॉजेस ये रहे, ठीक है। राउंड शोल्डर के पैरालिसिस, अंडर डेवलप्ड लेग्स, रिकेट्स, और करेक्टिव मेजर्स क्या होंगे? बेंडिंग एक्सरसाइज, ठीक है, स्विमिंग बाय ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक, ये सब आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम चलें, नेक्स्ट हमारा आता है चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स का टॉपिक नंबर 2, जिसमें हम पढ़ते हैं मेनार्क, मेनोपॉज, फीमेल एथलेटिक ट्रायड। ये सब हम 2 टॉपिक सब पढ़ते हैं, ठीक है। मिनार्क, मिनार्क क्या होता है? मिनार्क होता है फर्स्ट ब्लीडिंग इन द विमेन, जिसको हम बोलते हैं मिनार्क होती है द फर्स्ट पीरियड ऑफ द विमेन, जो कि अप्रोक्सीमेटली 12 साल की उम्र में शुरू हो जाती है। इट कैन बी अर्ली 8 और 9 ईयर्स में भी स्टार्ट हो जाती है, एंड इट कैन बी लेट एट 16 ईयर्स ऑफ एज। दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन दी हॉर्मोन्स टू हॉर्मोन्स एंड द विमेन टू विमेन। फाइन। उसके बाद जब या उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर तो मिनार बहुत ज़्यादा सॉरी, जो आपकी ब्लीडिंग है अगर वो नॉर्मल है दैट इज फाइन। अगर वो लेट है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एमेनोरिया। क्या बोलते हैं? एमेनोरिया। ये प्रॉब्लम्स देखी गई है बहुत सारे विमेन्स में जो कि स्पोर्ट्स में क्या है, बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हैं, ठीक है। लेकिन विमेन भी डिलेड मिनार जो है ये सक्सीड करते जैसे कि जिम्नास्टिक में। और जिनको अर्ली मेनार्क हो चुकी है उनको किस उसमें एडवांटेज है? उनको स्विमिंग में आपका क्या है? एडवांटेज है, ठीक है, स्विमिंग में। आगे हम बात करें मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन का मतलब क्या होता है कि विमेन की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें इरेगुलरिटीज है, यानी कि वो एबनॉर्मल है। नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 to 35 डेज की होती है, ठीक है, जिसमें कि पीरियड्स लास्ट करते हैं 2 to 7 डेज। लेकिन अगर तो पीरियड्स आर नॉट गेटिंग रेगुलर और वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर है या बहुत एबनॉर्मल ब्लीडिंग है, उसको हम बोलते हैं द मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, ठीक है। जो कि कहाँ ज़्यादा देखी गई है? वो विमेंस में देखी गई है जो एथलीट्स में है, एथलेटिक्स में है, इन कंपैरिजन टू नॉन एथलेटिक विमेंस। नेक्स्ट हम बात करें तो फीमेल एथलेटिक ट्रायड की। तो फीमेल एथलेटिक ट्रायड में 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस, फिर हमारा आता है एमेनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर। ये 3 तरह की कंडीशंस हैं जो कि विमेन जो कि एथलेटिक्स में है उसको ये फेस करनी पड़ती है, ठीक है। ये ट्रायड का मतलब है ये सीरियस डिसऑर्डर है, इलनेस है, जो एक विमेन को फेस करनी पड़ती है, जो उसके गेम को बहुत तरीके से क्या कर सकती है? इम्पैक्ट कर सकती है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला होता है आपको ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? देखो, आपकी जो बोन्स है ना उसमें कैल्शियम होता है, सबको पता है। लेकिन कैल्शियम क्या ऐसा थोड़ा ना कि एक बार कैल्शियम बन गया तो बन गया, नहीं। आप जितनी भी रोज डाइट लेते हो उससे आपका जो है बोन्स में क्या होता है? कैल्शियम ऐड होता रहता है, फाइन। लेकिन जब आपकी जो बोन में जो मास है, मिनरल मास, वो कम हो जाए, आपका जो बोन मास है वो कम हो जाए, तो क्या होगा? बोन खोखली हो जाएगी धीरे धीरे करके, ठीक है। उससे क्या होगा? उससे ऑस्टियोपोरोसिस होगा, यानी कि आपके घुटने नहीं काम करेंगे, आपको घुटनों में दर्द होगी, आपसे चला नहीं जाएगा, आपको फटीक होगा, ठीक है। सो जब आपके बोन मास में क्या होगी? रिडक्शन होगी। क्यों? लो एस्ट्रोजन लेवल था या पुअर न्यूट्रिशन था, आप कैल्शियम नहीं लेते थे डाइट में, इसीलिए क्या जाता है कि आपको कैल्शियम लेना चाहिए। कितना? 100 मिलीग्राम, 100 mg कैल्शियम आपको लेना चाहिए अपने डाइट में। साथ में विटामिन डी भी लेना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम तब लोगे लेकिन उसको जो एब्जॉर्ब कराता है वो कौन कराता है? विटामिन डी। सो कैल्शियम एंड विटामिन डी, दीज 2 थिंग्स यू हैव टू टेक इन योर डाइट। तो अगर एग्जाम में आ गए तो आपने लिखना है ऑस्टियोपोरोसिस अ टाइप ऑफ कंडीशन इन विच देयर इज अ रिडक्शन इन द बोन मास, fine. It is due to the low estrogen level, or you can say the low calcium in the diet. So we have to take 100 mg calcium in our diet, ठीक है, in a daily diet, with the vitamin D which helps in the absorption of the calcium in our body. Next we have the amenorrhea. एमेनोरिया एक ऐसी कंडीशन है जब क्या हो जाता है, आपके विमेंस की जो साइकिल है, ठीक है, वो क्या है? नॉर्मल नहीं है,
विमेन की मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, आपकी नॉर्मल नहीं है। ठीक है। एमेनोरिया का मतलब क्या होता है, देखो एमेनोरिया आपको दो तरीके का होता है। सबसे पहला होता है हमारा प्राइमरी एमेनोरिया, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी एमेनोरिया। एमेनोरिया होता है कि जब आपकी 3 महीने से ज्यादा आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी काम ना करे, यानी कि आपको 3 महीने तक आपको ब्लीडिंग ना हो, दैट कंडीशन विल बी द एमेनोरिया कंडीशन। ठीक है। यानी कि व्हेन यू आर नॉट गेटिंग योर पीरियड्स फॉर मोर देन 3 मंथ्स, दैट इज अ कंडीशन दैट इज नोन एज द एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया की बात करें तो प्राइमरी एमेनोरिया का मतलब है कि स्टार्ट ही नहीं हुए, यानी कि डिलेड मेनार्क, मतलब फर्स्ट पीरियड ही नहीं हुआ अभी तक, प्यूबर्टी हिट हो गई लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुई, दैट इज अ प्राइमरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया मीन्स कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने नॉर्मली टाइम पे स्टार्ट हो गई थी लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो गई और 3 महीने से ज़्यादा तक वो नहीं आ रही, सीज हो गई, दैट विल बी अ सेकेंडरी एमेनोरिया। अभी होता क्यों है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सब होता है। ठीक है। यानी कि विमेन्स की ओवरी इज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ हार्मोन्स जिससे कि आपकी ओवुलेशन हो और आपको क्या कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो, so that will be you can say the hormonal. सेकंड हमारे तो इंटेंसिव एक्सरसाइज। ठीक है। अगर तो विमेन इज इंडल्ज इन द इंटेंसिव एक्सरसाइज तो हो सकता है उसकी जो पीरियड्स हो वो इरेगुलर हो जाए या एक टाइम पे आके वो स्टॉप हो जाए। ठीक है। लेस कैलोरीज इनटेक कर रही है, यानी कि सफिशिएंट डाइट नहीं ले रही, तो इससे भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट वी हैव द ईटिंग डिसऑर्डर्स। ईटिंग डिसऑर्डर्स में क्या होता है ना, ईटिंग डिसऑर्डर्स में जो लड़कियां हैं वो अपने आप को क्या देखती हैं, मोटा देखती हैं। ठीक है। स्पोर्ट्स में क्या होता है, लड़कियां अपने आप को क्या देखती हैं, मोटा देखती हैं, तो वो अपने खाने पीने को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लग जाती है। तो इसमें दो तरीके का ईटिंग डिसऑर्डर आता है। सबसे पहले आता है एनोक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, जिसमें विमेन अपने आप को बहुत ज्यादा मोटा देखती है मिरर में और उसको लगता है कि वो बहुत ज्यादा मोटी हो चुकी है। ठीक है। इसलिए वो अपना खाना बहुत बहुत हद तक कम कर देती है, यानी कि वो खाती ही नहीं है। ठीक है। वो अपने आप को खाती ही नहीं है क्योंकि उसको यही चिंता है कि वो बहुत मोटी है इसलिए वो खाती नहीं है। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, जिसमें विमेन बहुत सारा खाना खा लेती है लेकिन बाद में वो डर जाती है कि उसका वेट गेन ना हो जाए, इसलिए वो वॉमिट कर देती है, दैट इज अ बुलिमिया नर्वोसा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में विमेन खाती ही नहीं है, लेकिन बुलिमिया नर्वोसा में विमेन बहुत सारा खाना खा लेती है लेकिन उसको डर है कि वो आई कैन से मोटी ना हो जाए, इसलिए वो क्या कर देती है, उसको वॉमिट कर देती है। क्या कर देती है, वॉमिट कर देती है। दैट इज द चैप्टर दैट इज चिल्ड्रन एंड द विमेन इन स्पोर्ट्स। फाइन, लेट्स मूव टू द थर्ड चैप्टर। ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, तो दैट विल द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम योर आई कैन से, एक बार हम सिलेबस देख लें। क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम योर कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट, जिसमें मेनार्क, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया एंड द ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो ये जो ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया, ये हमने पढ़ा, ये क्या है, ये फीमेल एथलेटिक ट्रायड का क्या है, हिस्सा है। तो आपने ऑस्टियोपोरोसिस में थोड़ा सा पढ़ लेना है कि बोन मास रिडक्शन होता है, 100 mg कैल्शियम लेना है, विटामिन डी लेना है। एमेनोरिया में क्या होता है, 3 महीने से ज्यादा अगर पीरियड्स नहीं हो, दैट इज एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया क्या होता है, सेकेंडरी एमेनोरिया क्या होता है। एंड ईटिंग डिसऑर्डर में यू विल राइट 2 टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, दैट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड द बुलिमिया नर्वोसा। फाइन। आगे अगर हम चले, आगे हमारा आता है दैट इज चिल्ड्रन सॉरी स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। ठीक है। हाँ, इसमें नंबर वेरी मतलब ऐसा हो सकता है कि हाँ चैप्टर थर्ड कोई और लिखा हो, वैसे कुछ और हो, बट चैप्टर से मतलब होना चाहिए, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज द बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट हमारी क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, सारे के सारे एसेंशियल आइटम्स को अपने डाइट में लेते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस डाइट मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ कैल्शियम, मतलब इक्वल नहीं बोलूंगी बट इन अ राइट प्रोपोर्शन, यानी कि अगर फैट कम है तो फैट कम, प्रोटीन ज़्यादा, मतलब ऐसे काइंड ऑफ डाइट जिसमें आप सारे के सारे फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अपने डाइट में ले रही हो। कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स, लाइक प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब। ठीक है। ये हमारी होती है द बैलेंस डाइट, जिसमें हम सब कुछ एकदम राइट प्रोपोर्शन में खाते हो। ठीक है। इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो कि हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट है, और विटामिन एंड मिनरल जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन क्या होता है, वो न्यूट्रिशन क्या होता है हमारा, एक ऐसा बेनिफिट जो हमें क्या मिलता है, खाना खाने के बाद मिलता है। हम कहते हैं ना खाना खाने के बाद हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन है डायनेमिक प्रोसेस जो कि बॉडी को क्या करता है, हेल्दी करता है बाय द कंजम्पशन ऑफ फूड। न्यूट्रिएंट्स से स्टार्ट करें, सबसे पहला हमारा आता है द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जो हम बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में लेते हैं अपनी बॉडी में। ठीक है।
जिसमें आता है हमारा फैट्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड वाटर। वाटर वैसे तो मैक्रो वाटर को हम लार्ज अमाउंट में लेते हैं, इसलिए वो भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट में ही माना जाता है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? एनर्जी रिलीज करना। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जब अपनी बॉडी में क्या लेते हैं? कम अमाउंट में लेते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट में हमारा आता है वाइटामिन एंड मिनरल्स, जो कि कॉमनली हम बहुत कम अमाउंट में लेते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को उसका छोटा सा हिस्सा चाहिए। ठीक है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, मिनरल्स लाइक कॉपर, आयोडीन, क्रोमियम, ये सब। ठीक है, कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के सोर्सेज कौन कौन से हैं? चीज, मिल्क, ऑरेंज जूस, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड द सीरियल्स। और इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, जो बोन और हड्डियां मजबूत करेगी, सॉरी हड्डियां, टीथ, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगी, रिकेट से प्रिवेंशन देगी। और पोटाशियम में, ये सब पोटाशियम में क्या होता है? ये सब होते हैं आपके, इन सब में पाया जाता है पोटाशियम। और पोटाशियम नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, आपने पढ़ा होगा ना, सोडियम पोटाशियम पंप काम करता है हमारी मस्कुलर सिस्टम और आपके नर्वस सिस्टम में। ठीक है, सो वो इसमें हेल्प करेगा। फाइन, आगे अगर हम बड़े मेन टॉपिक पर चलते हैं, या एक एक करके पढ़ते। सबसे पहले हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम एनर्जी के लिए यूज करते हैं। बचपन से पढ़ते रहो, कार्ब्स की बस एनर्जी। तो इसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तरीके के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। दो तरीके के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब जो कि पानी में घुलते हैं, स्वीट है और क्रिस्टलाइन है, जैसे कि चीनी हो गया। ठीक है, वो शुगर जो दूध में प्रेजेंट है, लैक्टोज हो गया, तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, श्यामलाल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में क्या हो गया? वो कार्बोहाइड्रेट जो कि बिल्कुल भी टेस्ट मतलब सॉल्युबल नहीं है, स्वीट नहीं है और क्रिस्टलाइन भी नहीं है। वो उसमें आता है आपके स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ठीक है, डेक्सट्रिन, ये आपके होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स क्या है? हमारा एक ऐसा कंपोनेंट जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर भी है। प्रोटीन्स एक बहुत लार्ज मॉलिक्यूल है जो कि हमारी बॉडी डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकती, तो वो अमाइनो एसिड्स में तोड़ती है प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड्स का काम क्या होता है? ये हमारी मसल्स, नेल्स, स्किन, हेयर टिश्यू, इन सबको क्या करता है? बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन लें अपनी डाइट में, दैट विल लीड्स टू, यू कैन से, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाते हो तो क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है। और अगर प्रोटीन राइट अमाउंट पे ना लो तो क्या होता है? क्वाशिकोर और मैरास्मस, जिसमें आपकी हड्डियां दिखने लग जाती हैं प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से। दैट विल बी अ क्वाशिकर एंड द मैरास्मस। फैट से अगर हम चलें तो फैट में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 76:12 की रेशियो में प्रेजेंट है। फैट का फंक्शन क्या होता है? हमारी बॉडी को गर्म रखना और अपने ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देना। फैट्स तीन तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड और द मोनो अनसैचुरेटेड। ठीक है, फैट्स हमारे डाइट में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन इनको लिमिट में लेना है क्योंकि फैट्स अगर ज़्यादा हो गया, दैट विल लीड्स टू अ कार्डियक डिजीजेस। ठीक है, लाइक हार्ट अटैक एंड समथिंग लाइक दैट। फाइन, आगे चले। पानी सबको पता है, H2, जिसमें 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन है। 80% ऑफ द वाटर हमारी ब्लड में है। 90% पानी का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना न्यूट्रिएंट्स को टू द अदर सेल ऑफ द बॉडी, एक्सक्रीशन में हेल्प करना, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। ठीक है, और लार्ज अमाउंट में लिया जाता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट। फाइन, आगे चले। मिनरल्स की अगर हम बात करें तो मिनरल्स आर द वेरी असेंशियल इन आर डाइट। ठीक है, आर 4% ऑफ बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स हमारी बॉडी यानी कि टीथ, बोन और मसल्स को क्या रखती है? हेल्दी रखती है और हमारे सिग्नल्स को प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, मैक्रो मिनरल्स में हमारा आता है कैल्शियम, पोटासियम, सोडियम। ठीक है, एंड मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। और माइक्रो में क्या आता है? आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर, कोबाल्ट। वाइटामिन की अगर हम बात करें, वाइटामिन एक ऐसे केमिकल्स है जो हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रह सके। वाइटामिन में हमारा आता है फैट सॉल्युबल वाइटामिन, जो कि पानी में इनसॉल्युबल है लेकिन फैट में सॉल्युबल है। एग्जाम्पल कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए किसमें पाया जाता है? मैंगो, पपाया में। विटामिन डी सूरज में। विटामिन ई दालों में। और विटामिन के जिसका क्लॉटिंग का फंक्शन है, ये वीट, एग और मीट में पाया जाता है। वाटर सॉल्युबल, जो कि पानी में सॉल्युबल है लेकिन फैट में इनसॉल्युबल है, वो होगा हमारा विटामिन बी एंड विटामिन सी। फाइन, ये हो गया। फिर हमारा आता है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव क्या होते हैं? वो प्राइमरी कंपोनेंट जो हमारी बैलेंस डाइट में है और जो हमें एनर्जी दे रहे हैं।
नॉन न्यूट्रिटिव क्या होगा, जो हमें एनर्जी नहीं दे रहे लेकिन इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इंटेस्टाइनल फंक्शन एंड फ्लेवर। ठीक है, फ्लेवर हम अब कुछ चीज़ ऐसी जो हमारे डाइट हमको एनर्जी नहीं दे रही लेकिन डेफिनेटली वी आर ईटिंग दैट, दैट इज अ नॉन न्यूट्रिटिव। फाइबर एंड रफेज इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ थिंग, जिसमें हमारा प्लांट कंपाउंड्स, कलर कंपाउंड्स, फ्लेवर कंपाउंड्स, स्वीटनर्स। अब जैसे कितना हम जितनी भी चीज़ें खाते हैं उसके पीछे क्या लिखा होता है, इसमें आर्टिफिशियल कलर्स हैं, स्वीटनर्स हैं, ये सब है, बट स्टिल वी ईट दैट। कोई एनर्जी नहीं दे रही बट ठीक है, खा रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा, ये हमने देख लिया विटामिन ए। इसके आपने बस इतना पढ़ लेना है कि इसमें कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है और इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है। वाइटामिन का फंक्शन क्या होता है, ये हेल्प करते हैं आपके म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन में। ठीक है, नॉर्मल विजन में आपको हेल्प करेंगे, इन्फेक्शन डिजीज से बचाएंगे, आपकी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे, जिससे आपके जो घाव है वो बहुत जल्दी भरेंगे। ठीक है, नॉर्मल सेल डिवीजन करेंगे और आपके फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बोन फॉर्मेशन करेंगे, डाइजेशन और एपिटाइट में आपको वो करेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर हम बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स हमने पढ़ी लिए क्या होते हैं, अमाइनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन्स। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, समटाइम सल्फर भी होता है। प्लांट सोर्स प्रोटीन की बात करें तो दालें, दालों में प्रोटीन है। और एनिमल से जो आते हैं वो हमारे होते हैं मीट, मिल्क, फिश, एग, चिकन, ये सब हमारा एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन का रोल क्या है, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग है। ठीक है, अगर बॉडी बनाए तो प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड करती है, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट टिश्यूज रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करती है O2 एंड न्यूट्रिएंट को, रेगुलेट करती है बैलेंस ऑफ वाटर एंड एसिड को। ठीक है, फिर कार्ब्स हमने पढ़ लिए, फैट्स भी हमने पढ़ लिए। फैट्स का एनिमल सोर्स क्या है हमारा, बटर, घी, फिश ऑयल। और वेजिटेबल सोर्स क्या है हमारा, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। ठीक है, नॉन न्यूट्रिटिव कॉम्पोनेंट्स में हमारा सबसे पहले आता है फाइबर एंड रफेज। ठीक है, इसका कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड है जो कि कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है। पानी, पानी कोई वो थोड़ा एनर्जी थोड़ा दे रहा है बट फिर भी ट्रांसपोर्टेशन न्यूट्रिएंट्स के लिए हेल्पफुल है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, कलर कंपाउंड्स की बात करें तो कलर कंपाउंड्स समटाइम आपने देखा होगा कि किसी में आई कैन से किसी फूड में कलर डाल देते हैं, ठीक है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है बट फिर भी वो दिखने में अच्छा लगता है उस कलर का, तो हम इसलिए। अब जैसे एक आपने देखा होगा अ, एक जूस काइंड ऑफ होता है जिसमें मतलब जान के आर्टिफिशियल कलर डाला होता है जो जो कि हमें दिखने में अच्छा लगता है बस। फ्लेवर कंपाउंड्स, फ्लेवर कंपाउंड जो कि हमें टेस्ट देगा, है ना, टेस्ट अच्छा नहीं होगा तो हम नहीं खाएंगे। एंड प्लांट कंपाउंड्स is the also a kind of a non-nutritive component. Fine. So we have done our, how many chapters? We have done 3 chapters. Fine. So this is a part 1. In the next part we will do test and measurement in sports. ठीक है, उसके अलावा we will do the physical education for CWSN, that is children with special needs, then physiology, injury in sports, biomechanics, and your psychology and sports. That's it. Fine. So do let me know in the comment section below कि ये part 1 आपको कैसा लगा, सब समझ आया नहीं आया। And in the next part we will do the rest of the chapters. I'll see you in the next session. Till then, take care. Thank you so much and bye bye. And you like this video, subscribe to this channel and hit the like button. Bye bye.